So we are starting with magnetism part today. So the name of the chapter is magnetism. So the weightage of this chapter, if you will see according to the board pattern, that is 4 marks. Okay, and in entrance might be you will get one question from the magnetism part as well. So first thing that we need to learn about is magnetism. Suppose consider this is a uniform magnetic field. So these are basically the magnetic line of force. And we will consider one magnet. This is the magnet placed in a uniform magnetic field of induction B. Correct? So now magnet has two poles. One is a north, one is a south. Okay? So and this is the center of a magnet. So magnet is inclined at an angle theta. Okay. Now what happens when it is placed in a uniform magnetic field or a magnetic field? It will experience a force here. Force. This is a magnetic force. And here also it will experience a magnetic force. Magnetic force. So as the magnet will experience a magnetic force, okay, there will be the rotation of a magnet, okay, which will produce torque. क्या प्रोड्यूस करेगा वो? टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. ओके, सो दिस फोर्स विल प्रोड्यूस अ टॉर्क. सो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो परपेंडिकुलर बना लेते हैं. ओके, इफ यू वांट टू ड्रॉ लाइक दिस यू कैन ड्रॉ एज, लेट्स गो विद दिस. एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं, मार्किंग दिस नेम एज SNA. ओके, so here SK is perpendicular to NA. ठीक है. So now by making this, अगर ये एंगल भी थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. So what is equal to torque? Torque is equal to one force into perpendicular distance. One force into perpendicular. So suppose force, okay, force हमारे पास है M, perpendicular distance that is equal to this. Okay, ऐसे या तो NA whatever आप लिख सकते हो, से ऐसे, या आप लिख लो इसको NA. ओके, सो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आपके लिए, फोर्स हमारे पास है F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस NA ढूंढना है. सो व्हाट इज इक्वल टू साइन थीटा हियर? साइन थीटा इज इक्वल टू NA अपॉन SN. सो ये हो गया हमारे पास NA. ओके, और SN का वैल्यू होता है मैग्नेटिक लेंथ, दैट इज इक्वल टू 2L. मैग्नेटिक लेंथ कितना होता है बेटा? 2L. सो यहां से हमको ये मिला हुआ है. सो ये मिल जाएगा आपको. ओके, तो NA कितना मिल जाएगा? NA इज इक्वल टू 12 साइन थीटा. ओके, सो ये फोर्स हो जाएगा दैट इज इक्वल टू MB. B इज मैग्नेटिक इंडक्शन, M इज अ पोल स्ट्रेंथ, और ये हो गया है 12 साइन थीटा. क्या हो गया है? सो टाउ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके लिए M इंटू 12. ओके, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, कैपिटल M. सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग. ओके, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन अगर इसको कॉस के टर्म में भी अगर एक्सप्रेस करना है, सो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा, नेगेटिव डायरेक्शन के लिए. तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. कौन सा? ओके, अगर यही चीज को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाने की वजह से ये आपको माइनस MB साइन थीटा मिलेगा. मेक सेंस? कैसा मिलेगा? अच्छा, आप सभी लोगों ने रोटेशनल डायनेमिक्स तो पढ़ा ही होगा. सो अकॉर्डिंग टू द रोटेशनल डायनेमिक्स, ओके ओके, बाय रोटेशनल डायनेमिक्स, tau is equal to I alpha. Tau is equal to, so tau is equal to I alpha is nothing but rate of change of angular velocity, and angular velocity is rate of change of angular displacement, d square theta upon dt square, rate of change of angular displacement with respect to theta. अब I का वैल्यू हमारे पास भी है, that is equal to minus MB sin theta
that is equal to I d square theta upon dt square. So here you will get I d square theta upon dt square is equal to minus mv sin theta. अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इस हाई को हटा देता हूं, आई डोंट वांट दैट आई, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं आई से, करेक्ट. सो दिस इज डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mb अपॉन आई sin theta, correct. Comparing this equation, okay, this is nothing but what बेटा, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है. क्या है, अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ अ रिवॉल्विंग बॉडी और रोटेटिंग बॉडी इज गिवन बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. याद है कि नहीं, यस और नो. तो हमारे पास ओमेगा का वैल्यू कितना मिल गया, कितना मिल गया हमारे पास, माइनस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट mb अपॉन आई. सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या तो आप बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मैग्नेट थ्रू विच इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस व्हेन पास्ड नॉर्मली और व्हेन पासिंग थ्रू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक. इसके बाद हम लोगों को मैग्नेटिज्म में सेकंड टॉपिक समझना है, वो है रिवॉल्यूशन ऑफ अ मैग्नेट. ठीक है, तो कंसीडर कर लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास एक एक्सिस हो गया है और ये हो गया है उस मैग्नेट का ऑर्बिट. चलो एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन. चलो ये हमारे पास है, वो है रेडियस. कितना हमारे पास रेडियस है, ओके. इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ओके. इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ रेडियस r. तो हमारे पास सबसे पहले जब भी देयर विल बी अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट व्हाट, चार्ज. तो बेटा जब भी चार्ज फ्लो होगा क्या जनरेट होगा, करंट, दैट इज इक्वल टू E by T. चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ करंट. तो हमारे पास करंट मिल गया है. द टाइम पीरियड ऑफ एनी बॉडी इज गिवन बाय 2 पाई बाय ओमेगा, ओके. अच्छा, V इज इक्वल टू R ओमेगा भी होता है. सो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा V by R. तो ये R चला जाएगा ऊपर, तो ये मिलेगा आपको 2 पाई R अपॉन V. सो ये आपको एक इक्वेशन मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड. किसके टर्म में मिला हुआ है, सो आई एम मार्किंग दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1, ओके, जिसमें मेरे पास टी का एक इक्वेशन है, ओके. तो इस टी के इक्वेशन को मैं रखने वाला हूं यहां पर. तो मेरे पास जो करंट का वैल्यू मिल जाएगा वो मिल जाएगा हमारे पास E डिवाइडेड बाय 2 पाई R अपॉन V. सो I इज इक्वल टू हो जाएगा DE 2 पाई R, करेक्ट. सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर करंट, ओके. द मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या ढूंढना है हमको, मैग्नेटिक मूवमेंट. मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है मूवमेंट ऑफ ऑर्बिट m ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू NIA. ये क्या है हमारे पास, एरिया. n क्या है, नंबर ऑफ लूप. तो हमारे पास बेटा n है, वो क्या है, नंबर ऑफ लूप. क्या है, नंबर ऑफ लूप. ए क्या है बेटा, एरिया ऑफ लूप, बरोबर. बड़ा सिंपल है. आप लोग बताओ कितना सर्कल है यहाँ पर, एक. एरिया किसका है, सर्कल का, ओके. सो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑर्बिट, ओके, दैट इज इक्वल टू n1 हो गया. आई हमारे पास मिला हुआ है VE 2 पाई R. एरिया कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर. कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर. तो देखो R उड़ा, पाई पाई उड़ा. सो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑर्बिट ये हमारे पास मिल गया है VER बाय 2. कितना मिला हुआ है, VER अपॉन 2. तो हमारे पास ये वैल्यू मिल गया है VER अपॉन 2. यहाँ पर VE क्या है, V है हमारे पास, वो है वेलोसिटी. E है, वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बेसिकली अगर देखने जाएंगे तो ये ऐसा VER नहीं है, ये पूरा V है, ये V है, फिर ये E है, ये फिर ये R है अपॉन 2, ओके. अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम ढूंढना है, क्या ढूंढना है, एंगुलर मोमेंटम. सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिवॉल्विंग बॉडी और अ रोटेटिंग बॉडी, तो वो हो जाएगा M इज इक्वल टू MVR. क्या होता है, कितना होता है, MVR. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना है, MVR. तो अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मेट में जाना है तो मुझे इस पर्टिकुलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये मेरे पास है M ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ओके, VR है इंटू E अपॉन 2. देखो ध्यान से आप लोग, मैंने क्या किया, यहां पर से V और R को लिखा, E को अलग कर दिया. समझ में आ रहा है. तो ये मुझे क्या मिल गया है, MVR. सो दिस इज नथिंग बट, ये क्या मिला मुझे, एंगुलर मोमेंटम.
इंटू ये E/2me मिला, क्या मिला? E/2me. तो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. चलो ठीक है. सो ये मिल गया मुझे m ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू मिल चुका है. ओके सो जिसके अंदर ये जो वैल्यू होता है E/2me वो हमेशा कांस्टेंट होता है. वेयर E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 2 मास ऑन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट. ओके और इसी को बोला जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो. ओके तो कोई बोलेगा भाई मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करो. सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू L इनटू गायरोमैग्नेटिक रेशियो. ओके सो एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज ऑर्बिटल मोमेंटम पर यूनिट गायरोमैग्नेटिक रेशियो. अच्छा कोई बोलेगा गायरोमैग्नेटिक रेशियो को डिफाइन करो. तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन. ओके और the value E divided by 2me is also called as a gyromagnetic ratio. ठीक है. चल वन मोर, अगर एडिशनल अगर एग्जाम में पूछता है तो इसी को यहीं पे और कंक्लूड कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट whose angular momentum is integral multiple of nh/2π. आप लोग ने सुना होगा. तो इसको हम लोग और कन्वर्ट कर सकते हैं. m ऑर्बिट इज इक्वल टू nh/2π. तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो. NHE/4πm मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऐसा है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सो ये भी आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा. समझ में आया? सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट. इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट whose angular momentum is integral multiple of nh/2π. ठीक है. तो ये हो गया आप लोगों का एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन. ओके मैग्नेटाइजेशन को समझना है तो mz दैट इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ओके जब किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी को अगर हम लोगों को क्या बनाना होगा, मैग्नेट बनाना होगा, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन. उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, ओके पर यूनिट उसका वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन. क्या बोलेंगे इसको? मैग्नेटाइजेशन. सो मैग्नेटाइजेशन कैन सिंपली डिफाइंड एज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन सब्सटेंस. ठीक है. अगर मान लो कि हम लोग एक सोलेनॉइड को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, सोलेनॉइड जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिनालिका. कैसे बनता है तो समझ लो कि ये आपके पास एक सोलेनॉइड है. ठीक है ये सोलेनॉइड है. चलो ये वायर्स है. ये कुछ इस तरीके से वाइंड हो जाएगा. इसको सोलेनॉइड बोलते हैं बेसिकली. ये करंट इन हुआ और ये करंट आउट. तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, सोलेनॉइड. क्या है? अब ये सोलेनॉइड को मुझे मैग्नेटाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बहुत सारे मैग्नेट्स को इंट्रोड्यूस कर दूंगा. बहुत सारे कोर्स रख सकता हूँ मैग्नेट के. बहुत सारे, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, मैग्नेट बनने की तरफ चलेगा. तो कितने वॉल्यूम को आप मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेट अप्लाई कर रहे हैं ये भी मैटर कर रहा है. तो बहुत सारे कोर्स है. क्या है? बहुत सारे कोर जिसको आपको मैग्नेट बनाना है सोलेनॉइड के अंदर. वो सब कोर यहाँ पे रखे जाते हैं. किसके अंदर? सोलेनॉइड के अंदर. तो ऐसे बाहर भी होंगे. ठीक है. तो मैग्नेटिक ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा μ0 ni. ये तो फॉर्मूला है हमारे पास. मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ सोलेनॉइड इज गिवन, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड इज गिवन बाय μ0 ni, जिसमें n है आपके नंबर ऑफ वाइंडिंग्स, i आपके पास है वो है करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड. बरोबर.
अब आप लोग इसको एक्सटर्नल फील्ड में एक्सटर्नल फील्ड भी अप्लाई कर रहे हो समवेयर लाइक दिस, जिससे इसको मैग्नेटाइज कर सके। समझ में आ रहा है क्या? सो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से एक और मैग्नेट बनेगा, मतलब उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन क्या स्ट्रेंथ से आप मैग्नेटाइजेशन कर रहे हो, दैट इज इक्वल टू म्यू 0 m, जिसमें m है वो आपका है मैग्नेटाइजेशन, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट। सो नेट कितना हो जाएगा टोटल, दैट इज इक्वल टू b0 प्लस एक्सटर्नल यानी कि bm, यानी कि म्यू 0 ni प्लस म्यू 0 m। सो दोनों में से म्यू 0 कॉमन, यहां पर बचेगा ni प्लस m। ओके, सो नाउ यहां पर हमारे पास है मैग्नेटाइजेशन। क्या है? मैग्नेटाइजेशन। और अगर हम लोग बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन का, ओके, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है और ये नंबर ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड विल डिसाइड द स्ट्रेंथ। इससे क्या बनेगा? स्ट्रेंथ बनेगा, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। किससे? इसको बोला जाएगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी? स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट। क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट इन अ मैग्नेटाइजेशन इज टर्म्ड एज अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब अगर हम लोग इसमें से अगर इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो ये नेट है, सो अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो b अपॉन म्यू 0 माइनस m दैट इज इक्वल टू h। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेट इन अ सोलेनॉइड। क्या मिलेगा? ओके, दूसरा होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हर एक सब्सटेंस का अलग अलग होता है, वो डिफाइन करता है कि ये वाला जो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। तो दोनों में से H कॉमन हो जाएगा। सो B इज इक्वल टू म्यू 0 H 1 प्लस X ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो इसको हम लोग रिलेटिव परमेबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो इसके लिए B का वैल्यू मिलेगा म्यू 0 इंटू म्यू R इंटू H। ओके, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये हो गया रिलेटिव परमेबिलिटी, और ये हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट और म्यू आर, और B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ अ सोलेनॉइड ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन। ड्यूरिंग, क्लियर? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या है? टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो पहला हमारे पास है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा हमारे पास है वो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और तीसरा हमारे पास है वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो, डायमैग्नेटिक के अंदर ओके इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली फिल्ड। इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? भरे रहते हैं, मतलब वो एकदम पैक स्ट्रक्चर रहता है। whereas in case of paramagnetic substance में अगर हम लोग देखेंगे, so in paramagnetic substances okay okay यहाँ पर ज्यादातर they have unpaired electrons, unpaired electrons, और ferromagnetic substance में exchange of coupling और exchange of couple, जो भी इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सचेंज होते रहते हैं। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट दे हैव अ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, इनके पास क्या होता है? नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। इनके पास भी क्या होता है? नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। हर एक सब्सटेंस के पास, इसके पास भी होता है। ओके, बट एज द इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली फिल्ड, देयर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो। कैसा होता है? जीरो। अभी हम लोग तीनों को इसी में समझ लेंगे कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या फर्क है। ठीक है, चलो। ये सबसे पहले दे टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट। ये हमेशा जब भी इनको प्लेस किया जाएगा तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक में प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ चलेंगे, और ये जो साइन है दैट इज अ साइन ऑफ
रिपल्शन। ओके, जनरली कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट के पास रखा जाता है तो अट्रैक्ट होता है, सिर्फ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं, वो क्या होता है, रिपेल होते हैं। अच्छा, अगर आपके पास एक यू शेप का ट्यूब है और उस यू शेप के ट्यूब में अगर आप लोगों ने लिक्विड भरा हुआ है मेड अप ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, समझ में आ रहा है, और यहां पर अगर आप मैग्नेट लेकर आओगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। वो मैं liquid made up of diamagnetic substance is filled in a U-shaped tube and a bar magnet is kept it near to it. Okay, you can see the depression and elevation from the opposite side, which represents the repulsion property. Okay, अगर हम लोग इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हैंग कर देंगे फ्रीली, ओके, तो ये जब भी रुकेगा स्टॉप्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि वो रिपेल करता है। क्यों? क्योंकि वो रिपेल करता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए 1 2 3 4 5, लिख सकते हैं इजीली। वेयर एज अगर हम लोग सेम चीज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आ जाएंगे तो पहला दिस टेंड टू मूव फ्रॉम, जब भी इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ये वीकर से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ चलते हैं, वीकर से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ, एंड दे ओके अट्रैक्ट द बाय मैग्नेट। बट ये कैसा रहता है, वीक। ये कैसा होता है, ये भी वीक। रिपल्शन होता है बट बहुत ही वीक होता है, माइटली मे नॉट बी एक्सपीरियंस विद द ह्यूमन हैंड। तो ये वीक अट्रैक्शन है, ठीक है। अगर इसी को हम लोग यू शेप के ट्यूब में रख देंगे तो लिक्विड जब भी हम लोग भरेंगे इसके अंदर, आप देखेंगे कि जिस तरफ मैग्नेट लगाया होगा उस तरफ का डायरेक्शन जो होगा उस तरफ वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब जहां पर मैग्नेट रखा हुआ है आपने उस तरफ मैग्नेट ज्यादा आ जाएगा। ओके, इस तरफ बढ़ेगा, उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में था। अच्छा, यहां पर अगर आप उस मैग्नेट को या उस सब्सटेंस को हैंग कर देंगे ओके, तो ये कैसा आएगा, पैरेलल। कैसा आएगा ये, ठीक है। तो ये टेम्पररी मैग्नेट बनाने में इसका यूज होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इनको मैग्नेटिक फील्ड से हटा दिया जाएगा वो वापस नॉर्मल बन जाते हैं, वापस नॉर्मल बन जाते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ओके, इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ कपलिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसके वजह से उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। बट ओवरऑल मोमेंट अगर आप देखोगे तो वो कितना रहता है, जीरो। इस केस में भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन देखोगे तो जीरो नहीं होगा, बट ओवरऑल क्यों जीरो हो जाता है, बिकॉज दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। रैंडमली, ये भी कैसे होते हैं, ये भी रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो क्या ऐसी चीज है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक से सबसे अलग लेके जाती है, वो है उसका स्ट्रक्चर। क्या है, स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बना हुआ है कि वो, देखो अगर मैं बात करूंगा, ये है दिख रहा है आपको ये है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिख रहा है आपको। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जब भी हम लोग बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में, तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ओके, उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ कपलिंग। क्या होता है, सो इफ यू विल टॉक अबाउट द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जनरली वो भी जीरो होता है रेंडमली ओरिएंटेड होने के कारण। लेकिन जैसे ही ओके इनको किसी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये स्ट्रक्चर टूट जाता है
और ये कुछ इस तरीके से बिहेव करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे, इसको कलर करना पड़ेगा, तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? एंड विच मेक्स देम एज परमानेंट मैग्नेट। तो ज्यादातर जो मैग्नेट्स बनते हैं परमानेंट मैग्नेट, वो किससे बनते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से। और दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। अब कैसा है, जैसे कि आप लोगों ने यहां पर ये डायग्राम देखा होगा, ये जो मैंने डायरेक्शन बनाया, तो इसमें सेम डायरेक्शन वाले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये डायरेक्शन वाले इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक ग्रुप बन जाता है। क्या बनता है? ग्रुप, जिसको बोला जाता है डोमेन। ओके, और जो डोमेन का साइज होता है वो 10⁻⁻⁴ मीटर से लेके 10⁻⁻�6 मीटर तक रहता है। ओके, और अगर हम लोग बात करेंगे इसमें एटम की, तो 10⁻10 से लेके 10⁻17 एटम्स एक डोमेन के अंदर रह सकते हैं। कितने? ओके, तो जब कभी भी ऐसे सब्सटेंसेस को, ओके, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कौन से? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, तो वो सारे का सारा अपनी बाउंड्री को तोड़ देते हैं और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन है उस डायरेक्शन में सारे के सारे मुड़ जाते हैं। ओके, एंड दे ब्रेक द वॉल्स ऑफ दिस डोमेन स्ट्रक्चर। ओके, एंड फाइनली दे कन्वर्टेड टू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब आइए देखो ये होता कैसे है। ओके, सो हम लोग एक बनाते हैं, इसके लिए मस्त चकाचक ग्राफ बना लेते हैं। इसको समझते हैं। चलो, तो हमने क्या किया बेटा, यहां पर हमने एक मैग्नेट को रख दिया और उसके ऊपर, मतलब एक मैग्नेट, सॉरी एक सब्सटेंस को रख दिया जिसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप मैग्नेट का पावर बढ़ाते जाएंगे वो मैग्नेटाइज हो गया, वो मैग्नेटाइज हो। अब क्या कर रहे हो आप? अब धीरे धीरे आप मैग्नेटाइजेशन उसका कम कर रहे हो। ओके, तो जैसे आप कम करोगे वो इस डायरेक्शन में आएगा नहीं, वो जाएगा ऐसे। अभी जीरो करने के बाद भी उसके पास मैग्नेटाइजेशन है, मतलब वो मैग्नेट बना हुआ है। फिर और उसको नेगेटिव ले जाएंगे तो ये धीरे 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 इधर जाएगा। ओके, वो जीरो से भी नीचे चला गया, और अगर उसको बढ़ाएंगे तो वो इस तरीके से जाएगा। तो आप लोगों ने जो ग्राफ देखा है, दिस इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई की जाती है जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? परमानेंट मैग्नेट में। तब उसको क्या करेंगे? एक मैग्नेट को मैग्नेटाइजेशन के अंदर रखा जाता है, दैट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम विल मेक इट परमानेंट मैग्नेट। तो ये ग्राफ है, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो देखो, इस पॉइंट को बोला जाता है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर आपका ऑर्डिनरी मैग्नेट कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट, सॉरी ऑर्डिनरी सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट मैग्नेट में। दैट रिटेंटिविटी वो पॉइंट है इस ग्राफ का जहां पर इवन मैग्नेटाइजेशन ले लेने के बाद भी वो आपका जो सब्सटेंस है वो मैग्नेट बना रहता है। ठीक है, ये है, ये भी एक सैचुरेशन पॉइंट है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन कितना भी आप कोशिश कर लो, अब वो एक बार मैग्नेट बन गया, वो मैग्नेट बना ही रहेगा। एंड फाइनली हम लोग इसको टेस्ट कर पाएंगे। दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज H वर्सेस V। क्या बोलेंगे? H वर्सेस V। तो मैग्नेट का मैग्नेटाइजेशन खत्म कर सकते हैं, कभी बचपन में पढ़ा था, उसको गर्म करने से। समझो कि ये ऑब्जेक्ट अगर मैग्नेट बन चुका है तो इसको गर्म करेंगे तो उसका मैग्नेटाइजेशन खत्म हो सकता है, या उस पर बार बार हैमरिंग करेंगे तो उसका मैग्नेटाइजेशन खत्म हो सकता है। ओके, सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर भी क्या होता है बेटा? डोमेन स्ट्रक्चर होता है। यू नो क्या होता है? डोमेन स्ट्रक्चर। सो द टेम्परेचर एट विच, ओके, द टेम्परेचर एट विच domain structure of a ferromagnetic substance get destroyed. Okay, the temperature at which the domain structure of ferromagnetic substance
get destroyed, and it get converted paramagnetic substance. Is called as Curie temperature. क्या बोलेंगे? Curie temperature. I repeat once again. जिस टेम्परेचर के ऊपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का डोमेन स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में. उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? Curie temperature. That is called as a Curie temperature. So ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है while talking about Curie temperature. Okay? So Curie temperature वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो वीक मैग्नेट में, टेम्पररी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक शील्डिंग. मैग्नेटिक शील्डिंग उस डिवाइस में करी जाती है या की जाती है जिस डिवाइस को आपको मैग्नेटिज्म के इफेक्ट से बचाना है. समझ लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, से आपका स्पेसशिप है. ओके, जब भी वो एटमॉस्फेयर के बाहर जाता है, बाहर के रेडिएशन, मैग्नेटिज्म इसके ऊपर इफेक्ट करता है. तो मान लो कि वो कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है. तो ये हमारे पास नॉर्थ है और ये, तो आप सबको मालूम है कि ये जो लाइंस होते हैं वो ऐसे चलते हैं. ओके, अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास ये जो शिप है उसको मुझे इससे बचाना है. ओके, ताकि वो मैग्नेट का जो इफेक्ट है उससे वो बच सके. ठीक है, ये स्पेसशिप है. इसको अगर मुझे बचाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक परत चढ़ा दूंगा. किसका? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. ये है लेयर ऑफ उससे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो उसमें से पास ही नहीं हो पाएगी. जो कुछ भी इफेक्ट होगा वो किसके ऊपर होगा? फेरोमैग्नेट के ऊपर. वो अंदर तक उसको जाने ही नहीं देगा. ओके, तो ये जो लाइन से अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो कुछ है वो बेटा ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा. वो जितना भी वेव आ रहा होगा वो सारा का सारा वेव वो वेव है वो पास तो होगा यहीं से, लेकिन उसको बाईपास कर जाएगा. समझ में आ रहा है? तो एक तरीके का ये क्या है, प्रोटेक्शन लेयर है. क्या है? इसके लिए इसको बोला जाता है शील्ड. दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक शील्डिंग. दिस टेक्निक्स आर यूज एस्पेशली इन द स्पेस मिशन, जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे होते हैं जिसमें मैग्नेटिज्म की इफेक्ट की वजह से वो काम करना बंद भी कर सकते हैं. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें क्या अप्लाई किया जाता है? मैग्नेटिक शील्डिंग. बात करेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो हम लोगों को यहां पर समझना होगा. आपको डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है. ओके, तो ये आपको पैरा, डाई और फेरो के बीच का आपको डिस्टिंग्विश पूछ सकता है. 4 मार्क्स के अंदर 2 मार्क्स ये पूछा जा सकता है. और टॉर्क का एक्सप्रेशन आ सकता है. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन थियरी के बारे में आपको पूछा जाएगा. ओके, और एक्सप्लेन के अंदर 2 मार्क्स के अंदर आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा सकता है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो पूछा जा सकता है, या मैग्नेटिक शील्डिंग या हिस्टेरेसिस पूछा जा सकता है. ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक.